कहानी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो साइड में बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्तों से खिलवाड़ भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, बाथरूम वाली घटना के बाद से अरमान अब अक्सर घर पर ही रहने लगा। नेहा के जाने का समय भी आ गया। अरमान ने नेहा को अपना ऑफिस दिखाया और नेहा को 5 स्टार होटल में लेकर गया। वहाँ उन्होंने कमरे के अंदर अपनी सारी हदें पार कर ली। जब अरमान नेहा को लेकर उसके घर पहुँचा तो उसके ससुर जी ने बताया कि वे 5 दिनों के लिए हरिद्वार जाएंगे। अब तो अरमान और नेहा के मन में माताजी पिताजी के हरिद्वार जाने का इंतज़ार था। सास ससुर के हरिद्वार जाते ही दोनों फिर से दो जिस्म एक जान हो गए। दीपावली से 2 दिन पहले ही संध्या अपने मायके आ जाती है अरमान के साथ। अब आगे। दीपावली के 2 दिन पहले ही अरमान संध्या को लेकर अपने ससुराल आ गया। साली और उसके बीच की लुका छुपी जारी थी, लेकिन काफ़ी कम, क्योंकि दोनों को ही डर था संध्या का और माता पिता का। लेकिन बेशरम प्यार छिपता थोड़ी है। दोनों को 1 सेकंड का भी जो मौका मिलता तो दोनों से भुनाने से नहीं चूकते थे। मसलन एक दूसरे को बाहों में लेना, किस करना, प्यार से एक दूसरे को सहलाना। लेकिन चोरी तो चोरी होती है, कभी ना कभी पकड़ी ही जाती है। संध्या को अब कुछ शक सा होने लगा था। उसकी बहन और उसके पति के बीच जरूर कुछ चल रहा है। उसे कुछ शंका सी होने लगी थी। अरमान का अति उतावलापन उसे परेशान सा कर रहा था। छोटी छोटी बातों पर साली के आगे पीछे चक्कर लगाना, बेबुनियाद की बातें करना या ऐसा मौका ढूंढना जिसमें वह नेहा के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा रह सके, यह सब बातें संध्या को खटक सी रही थी। उसे महसूस होने लगा कि कुछ तो दाल में ज़रूर काला है। हालांकि किसी भी औरत का अपने पति के ऊपर शक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगे तो शक को वास्तविकता में बदलते हुए देर नहीं लगती। रसोई घर में सब्जी काटते वक्त संध्या ने नेहा को समझाना चाहा। नेहा, क्या बात है, आजकल अपने जियाजी के आसपास बहुत मंडरा रही हो। यकायक पूछे गए इस प्रश्न से नेहा घबरा सी गई। एकाएक अपने आप को संभालते हुए बोली, नहीं तो जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जियाजी हैं, क्या उनके आसपास मैं नहीं रह सकती हूँ? रह सकती हो, तुम्हारा अधिकार है, लेकिन इतनी पास भी नहीं जितनी तुम जा रही हो। संध्या ने दृढ़ता से कहा। दीदी, ये आप क्या कह रही हो? नेहा सक पकाते हुए बोली, मैं सही कह रही हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मुझे तुम्हें समझाने का अधिकार है और मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना भी चाहिए। मर्यादाओं की एक सीमा होती है, उसका पालन हम सभी को करना चाहिए। संध्या ने समझाना चाहा, लेकिन दीदी, नेहा ने जवाब देना चाहा, लेकिन कुछ नहीं, जो मैं कहना चाह रही हूँ वह तुम्हें समझना चाहिए। मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रही हूँ और ना ही अरमान पर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच जो एक कच्चा रिश्ता है उसकी मर्यादा भंग ना हो। लेकिन दीदी, नेहा ने पुनः अपनी बात रखनी चाही। बस मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया। तुम मुझे प्रिय हो और अरमान भी, अतः मेरी बातों पर गौर जरूर करना। अब नेहा को पूर्णतः विश्वास हो गया था। हो न हो, दीदी को उसके व जियाजी के नाजायज रिश्तों का आभास जरूर हो गया है। संध्या पहले ही नेहा से इस संबंध में एक बार बात कर चुकी थी और उसे बातों ही बातों में उसने समझा दिया था कि उसे इस नाजायज रिश्ते की भनक भी लग चुकी है। लेकिन बावजूद इसके नेहा और अरमान के रिश्तों की गर्माहट में कमी नहीं आ रही थी। वह यह भी अच्छी तरह से जानती थी नेहा ने अरमान को सारी बातों से अवगत भी करा दिया होगा। इसके बाद भी अरमान का अपनी साली के प्रति आकर्षण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। संध्या समझदार थी। उसने अरमान से व्यक्तिगत तौर पर इस संबंध में बात करना बेकार ही समझा और अपने माता पिता से नेहा की शादी की बात चलाने की कोशिश की। बापू, अब नेहा 18 साल की हो गई है, क्यों ना हम लोग उसकी शादी की भी चिंता करें। संध्या ने पिता के समक्ष नेहा की शादी की बात कही। हाँ बेटी, मैं भी यही चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी नेहा के भी हाथ पीले कर दूं और गंगा नहा लूं। लेकिन मेरी निगाह में कोई लड़का है भी तो नहीं, पिता ने संध्या से कहा। कोई बात नहीं बापू, आप एक बार नेहा से बात तो कर लेते, और यदि उसकी हाँ हो
तो लड़का मैं देखना शुरू करूं। ठीक है बेटा, मैं आज ही बात करता हूं। पिता ने बेटी को आश्वस्त किया। बापू, आपको मेरी शादी की बड़ी जल्दी है। दीदी की शादी तो आपने 22 साल के बाद ही की थी, तो इस हिसाब से मेरे भी कम से कम 4 साल बाकी हैं। मैं उसके बाद ही शादी करूंगी। नेहा ने पिता के द्वारा शादी की बात चलाने पर विरोध किया। बेटा, वह समय दूसरा था। मेरी नौकरी थी, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब कितने दिन हम लोग रहेंगे? जल्दी से जल्दी तुम्हारे हाथ पीले हो जाए तो बेटा हम भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो। बेटी की आंखों में आंखें डाल पिता ने जोर देकर कहा। लेकिन बापू, नेहा ने बात काटनी चाही। लेकिन कुछ नहीं बेटा, कुछ हमारी परिस्थितियां का भी ख्याल करो। बापू, मुझे सोचने का वक्त दो। नेहा ने पिता के दबाव में आकर स्वयं को हल्का करने के लिए कुछ वक्त की मांग की। ठीक है बेटा, इसमें इतनी जल्दी वाली कोई बात नहीं है। तुम 2-3 दिन आराम से सोच लो और जैसा तुम्हारे दिल में हो मुझे उससे अवगत करा दो, ताकि मैं तुम्हारे जियाजी की तरह ही एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारे हाथ पीले करवा दूं। जियाजी कौन से बुरे हैं? संध्या मन ही मन बुदबुदाई। अगले दिन नेहा ने अरमान को फोन पे सारी बातें बता दी। उसे स्पष्ट कर दिया कि पिताजी मेरी शादी की बात कर रहे हैं। एक बार अगर मेरी शादी हो गई, आपके साथ जो प्रेम संबंध है वह सदा के लिए टूट सकता है। अरमान एकदम से आक्रोशित हो गया। उसका रिएक्शन तो ऐसा था मानो कोई उसकी अपनी पत्नी की शादी की बात कर रहा हो। वो भूल रहा था कि आखिर नेहा की भी तो शादी होनी है, आज नहीं तो कल। लेकिन अरमान को कौन समझाए, उसे तो घर के अंदर और बाहर मलाई मिल रही थी, अतः गुस्सा उसका भी स्वाभाविक ही था। वो समय समय पर मनमर्जी से नेहा का इस्तेमाल करने लगा था। उसे एक ऐसा मजा मिल रहा था जिसे वह कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहता था। भला वैसा क्यों चाहता कि नेहा की शादी हो, वो भी इतनी जल्दी? इसलिए वह बिलबिला उठा। उसने नेहा को समझाया कि तुम्हें 3-4 साल तक शादी नहीं करनी है। अपनी शादी को टाल दो कैसे भी। पिताजी से कह दो मुझे पढ़ाई करनी है, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। और तुम्हें अगर आगे कुछ करना है तो मुझे बता दो, मैं उसका फॉर्म वगैरह ले आऊँगा और फीस की चिंता मत करना, मैं हूँ उसके लिए। तुम बस मना कर देना। पढ़ाई की आड़ में तुम्हारे 2-3 साल आराम से निकल जाएंगे और हमारे तुम्हारे बीच में जो प्रेम संबंध है वो भी 3-4 सालों में और प्रगाढ़ हो जाएगा। बाद में तो तुम्हें अपने घर जाना ही है। और क्या जीजू? साली ने पूछा। और हमारा रिश्ता तब तक इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि शादी का कोई भी बंधन उसे तोड़ नहीं पाएगा। शादी के बाद भी तुम मेरी ही रहोगी ना? नेहा ने हाँ में उत्तर दिया और फोन काट दिया। साली ने वैसा ही किया। तीसरे दिन उसने अपने बापू से बड़े ही मजबूत तरीके से बात रखी कि मुझे अभी आगे पढ़ाई करनी है और मैंने जियाजी से पढ़ाई के फॉर्म वगैरह मंगवा लिए हैं। अब कम से कम आपको 3 साल तक मेरी शादी की बात नहीं करनी है। लेकिन पिता तो पिता होता है। शायद वह संध्या की आंखों में उसका असमंजस्य पड़ चुके थे। उम्र के इस पड़ाव में उनकी आंखें वो सब कुछ पढ़ने में सक्षम थी जो उनकी बेटियों के हित में था। पिता ने जोर देकर नेहा को शादी के लिए हाँ करने की जिद की और वादा किया अगर वह पढ़ना ही चाहती है तो वो उसकी शादी उसी लड़के से करेंगे जो शादी के बाद भी उसकी पढ़ाई को जारी रखेगा। अब नेहा को यहाँ पर मना करने का कोई उचित बहाना नहीं मिला। उसने फिर से कुछ वक्त की मोहलत मांगनी चाही, जिसे पिता ने सिरे से ही टाल दिया। नेहा, तुम पूरी तरह से मन बना लो, क्योंकि शादी तो अब करनी ही है, चाहे तुम खुश होकर करो या दुखी रहकर। पिता ने एक तरफा बयान सुना दिया। नेहा अब मजबूर थी। पढ़ाई की बात पिता मान ही चुके थे, अब शादी की बात नेहा को माननी थी। उसे मन मार कर पिता की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। लेकिन फौरन उसे रात में ही ये सारी बातें अरमान को भी बता दी कि अब पिताजी मेरी शादी करने पर उतारू हैं और शायद आपके कंधों पर ही यह जिम्मेदारी भी डालेंगे। लड़का देखने से लेकर आगे की सारी कार्रवाई आप पर ही आनी है। जो कुछ करना है अब आपको ही करना है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब अगर हमारे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो कुछ ऐसा करिए कि हमारा रिश्ता सदा के लिए कायम रह सके। मैं कहीं भी रहूं, आपकी पहुंच में ही रहूं, किसी की भी क्यों न हो जाऊं, लेकिन बाहों का सहारा मुझे आपका ही मिलता रहे।
मांग मेरी भले ही कोई भी भरे, लेकिन मेरा शरीर आपके लिए सदा समर्पित हो सके। मैं सदा आपकी ही रहूं। कुछ ऐसा आपने करना है। नेहा ने अरमान को भावुक कर दिया। मैं कोशिश करता हूँ, अरमान ने नेहा को आश्वस्त किया। रात भर अरमान को नींद नहीं आ रही थी। बार बार वो बेचैन होकर पानी के घूंट भर रहा था। सोच रहा था, अगर नेहा की शादी कहीं और हो गई और वो उसके हाथ से फिसल जाएगी। अरमान ऐसा नहीं होने देना चाहता था। उसने बहुत सोचा, रात भर सोचा। यकायक उसके दिमाग में उसके एक पुराने मित्र का ख्याल आया। बहुत ही विश्वास पात्र मित्र था वह उसका। काफी एहसान भी थे अरमान के उस पर। शायद ये ही ठीक रहेगा। शादी होने के बावजूद भी नेहा से मिलने मिलाने के लिए उसे कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होगी। और सौभाग्य से मित्र भी इसी शहर में था, तो अब सोचने समझने की कोई बात ही नहीं थी। शादी भी हो जाएगी और नेहा उसकी बाहों में भी रहेगी। उसे अब थोड़ा चैन था। आखिरी घूंट पानी का खत्म कर अरमान सोने चला गया। अगले दिन मैं अपने ससुर से मिला। मैंने सुना है आप नेहा की शादी करना चाहते हैं। अरमान अनजान बन ससुर जी से पूछता है। हाँ दामाद जी, मैं आपसे बात करने ही वाला था इस संबंध में। रिटायरमेंट वाला आदमी हूँ। जल्दी से जल्दी बेटी का ब्याह हो जाए तो मेरी ये आखिरी जिम्मेदारी भी खत्म हो। अगर कोई लड़का हो आपकी निगाह में तो जरूर बात चलाइएगा। मैं चाहता हूँ लड़का आपकी ही तरह सुशील और होनहार हो। प्यार करने वाला नौजवान मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। ससुर ने अरमान से कहा। क्यों नहीं, नेहा पर मेरा भी तो कोई हक है। मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए जल्द से जल्द एक अच्छा रिश्ता ढूंढ सकूं। एक मित्र है मेरा प्राइवेट कंपनी में और उसकी शादी भी नहीं हुई है। शायद अभी लगभग 23 साल का ही होगा। जोड़ी बिल्कुल फिट बैठेगी। अगर आप कहें तो मैं उसे बात चलाऊं, अरमान ने कहा। बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पिता ने आश्वस्त होकर कहा। अरमान ने अगले दिन अपने मित्र नीरज से शादी के बारे में बात की और बातों ही बातों में वह जान गया कि नीरज अभी कंवारा है और शादी के लिए प्रयासरत भी है। अरमान ने बातों ही बातों में अपने दिल की बात उसके सामने रखी और नीरज को अपनी साली की फोटो दिखाई। फोटो देखते ही नीरज ने हाँ कर दी और बड़ी ही धूमधाम से नीरज और नेहा की शादी तय कर दी गई। पूरे 2 महीने का वक्त मिला था अरमान को शादी की तैयारियों के साथ साथ अपनी रंग रैलियों को मनाने का भी। अब तो दोनों स्वतंत्र घूमते थे, क्योंकि शादी की सारी खरीदारी जिया जी के हाथ में थी और खरीद की पसंद नेहा की। अतः कहीं भी जाना होता दोनों साथ जाते। सामान वगैरह खरीदते, रेस्टोरेंट में खाते, दोपहर में होटल के बंद कमरे में एक हो जाते। साथ ही शादी के बाद ही इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा भी करते। अब अरमान पूरी तरह से अपने फेंके गए पासे से आश्वस्त था कि नेहा उसकी पहुंच से दूर नहीं होगी। उधर संध्या सब कुछ जानती थी, लेकिन एक समझदार औरत की ही भांति वो चुपचाप 2 महीने निकलने का इंतजार कर रही थी। उसे विश्वास था कि 2 महीने के बाद नेहा के ससुराल जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका अरमान पूरी तरह से उसके पास ही लौट आएगा। आज शादी का दिन था। बड़ी ही धूमधाम से बारात आई, स्वागत हुआ, फेरे हुए, मांग भरी गई और फिर पहना दिया गया मंगलसूत्र। विश्वास नहीं होता जो नेहा शादी के दिन भी पूरी तरह से सज सवर अपने दूल्हे का इंतजार न कर अपने जिया जी का इंतजार कर रही थी और शादी के दिन भी उसके साथ ये कहकर हम बिस्तर हो रही थी कि आगे तुमसे कितनी मुलाकातें भाग्य में लिखी है पता नहीं। उस नेहा से उस मंगलसूत्र का भार सहन नहीं हो रहा था। वो अंदर से जाने क्यों तड़प सी रही थी। क्या ये गलानी थी एक मंगलसूत्र पहनने मात्र से। नेहा सोच रही थी, सुहाग रात में कैसे वो किसी पराये मर्द को स्वीकार कर पाएगी, कैसे वो किसी को बेइंतहा प्यार दे पाएगी, वो किसी और को अपना भी पाएगी या नहीं। लेकिन आज वाकई उसकी सुहाग रात थी और अरमान की जगह कोई और ही था। लेकिन उसका मन आज शांत था, न कोई बेचैनी न कोई तड़प। एक पल के लिए भी उसके सपनों में आज अरमान नहीं था। लेकिन अरमान अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा मर सा रहा था। नेहा को दूसरे की बाहों में सोच सोच कर ही उसकी जान निकली जा रही थी। उसने सौपन में भी नहीं सोचा था नेहा इतनी जल्दी उसकी जिंदगी से निकल जाएगी। फिर भी थोड़ा सुकून उसे इस बात का भी था, 4-5 दिन में ही समय निकाल वो नेहा से मिलने जरूर जाएगा।
4 दिन बाद ही अरमान ने नीरज को फ़ोन किया और घर गृहस्थी के बारे में जानकारी ली। उसने नेहा के बारे में भी पूछा। बातों ही बातों में उसे पता चला कि नीरज कल शहर में नहीं है। नेहा पूरे दिन घर पर अकेली ही रहेगी। बस फिर क्या था, अरमान ने नेहा से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। उसने नेहा से फ़ोन पर बात तक नहीं की, क्योंकि वह अगले दिन उसे एक मीठा सा सरप्राइज़ देना चाहता था। अगला दिन अरमान सज धज के नेहा के दरवाजे पर पहुंचता है। हौले से दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से नेहा की आवाज़ आती है, कौन है? अरमान बड़े प्यार और शालीनता से कहता है, तुम्हारा आशिक। नेहा दोबारा पूछती है, कौन है? अरमान एक बार फिर से बड़े ही प्रेम से कहता है, नेहा, मैं हूँ तुम्हारा जीजा, तुम्हारा दीवाना। नेहा हौले से दरवाज़ा खोलती है और अपना सर दरवाजे से बाहर निकालती है। सर पर पल्लू, एक बड़ी सी बिंदिया, आंखों में मस्कारा, सुर्ख लाल होठ और बालों की कतरन चेहरे के ऊपर नेहा बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरमान पगला सा गया था। उसने झट से नेहा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। क्या मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? नेहा ने एक झटके के साथ ही उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ा लिया। अरमान को नेहा से इस व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं थी। उसे एक झटका सा लगा। एक पल को अरमान दरवाजे से पीछे हो गया। क्या बात है नेहा, इतनी जल्दी भूल गई? नेहा ने सर पर पल्लू रखते हुए कहा, जिया जी अब नहीं, अब बस। कभी आप मेरे दीवाने थे, शायद मैं भी आपकी, लेकिन अब नहीं। शायद तब मेरे पास मांग की सिंदूर की ताकत नहीं थी, मेरे पास मंगलसूत्र का पवित्र बंधन नहीं था, लेकिन आज है। अब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसकी इजाज़त ये मंगलसूत्र नहीं देता है। कल मैं सिर्फ आपसे ही बंधी थी, लेकिन आज मैं नीरज के साथ साथ मंगलसूत्र के इन काले दानों से भी बंधी हूँ। तुम्हारा और नीरज का बंधन कमजोर पड़ सकता है, लेकिन इन दानों का नहीं। कहते ही नेहा ने मंगलसूत्र के दोनों दानों को अपनी हथेली में रख अरमान के आगे कर दिया। अरमान अब निशब्द था। उसने गहरी सी सांस ली और उल्टे पांव वो घर लौट गया, उस घर की तरफ जहां मंगलसूत्र के काले दाने उसका भी इंतजार कर रहे थे।